यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अपना सिलेबस का ओवरव्यू देखा था और उसके बाद हमने पूरी हिस्ट्री के बारे में समझा था। और उसके बाद आज हमने कल हमने समझने की कोशिश करी थी स्टोन एज को। तो स्टोन एज हमारा ख़त्म हो गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सवाल उठता है कि हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसे क्यों दिया गया। घाटी का मतलब होता है नदी का बहाव क्षेत्र। घाटी का मतलब होता है नदी का बहाव क्षेत्र, यानी कि जहाँ जल होगा वहीं पर जीवन भी होगा। इसीलिए घाटी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। सिंधु क्या है? सिंधु नदी के किनारे बसी थी ये सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे बसी थी ये सभ्यता, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर क्या था? जहाँ पर जल होगा वहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा होगा, अनाज होगा और कृषि होगी। कृषि मतलब खेती होगी। तो ये रीज़न है। अब इसको सबसे पहले खोजने वाले कौन थे? जॉन मार्शल। ये इनके खोजकर्ता का नाम है और इसके कई नाम भी हैं जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। इसको हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? पंजाब के रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। अब इसकी ये एक पूरा स्थल है। ये एक पूरा स्थल है। इसकी खोज की थी चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने 1826 में। और उसके बाद इसमें क्या हुआ था? उस समय भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था। तो उस समय अंग्रेजों के अधीन होने के कारण यहाँ पर इसके उत्खनन कार्य में ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाया। उसके बाद जब जॉन मार्शल चेयरपर्सन बने तो उनकी ही अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में इसका उत्खनन कार्य किया। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कार्य किया। और उसके बाद क्या है? हम सिंधु घाटी की सभ्यता में 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ है राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा वहाँ का समाज। तीसरा वहाँ की अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसका कला एवं संस्कृति, जिसे हम कहते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो ये हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? घाटी का मतलब होता है नदी का बहाव क्षेत्र। जहाँ जल होगा वहीं पर जीवन होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी सिंधु नदी के किनारे बसी थी। जहाँ पर नदी का किनारा होगा वहाँ पर अनाज कृषि यानी खेती होगी। इसकी जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। ये पंजाब के रावी नदी के तट पर है। ये एक पूरा स्थल है। इसकी खोज चार्ल्स मेसन ने 1826 में की थी। उसके बाद जॉन मार्शल जब अध्यक्ष बने थे तो उनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हम पढ़ेंगे तो इसमें 4 चीजें पढ़ेंगे। पहली राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा समाज, तीसरी अर्थव्यवस्था और चौथा कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। रावी जो थी वो सिंधु की सहायक नदी थी। सिंधु की सहायक नदी थी रावी। और अब क्या है? इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का वृहत्तर सिंधु सभ्यता। बृहत्तर सिंधु सभ्यता। इसकी खोज की थी HR मुगल ने।
ये 4 मुगल ने, जो पाकिस्तान के पुरातत्वविद हैं, जो पाकिस्तान के पुरातत्वविद हैं। इसका तीसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कांसा का प्रयोग किया जाता था। कांसा का प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब ये था कि यहाँ के लोग जो थे धातुओं के मिश्रण से, धातुओं के मिश्रण से अवगत थे, जिसे हम केमिस्ट्री में प्रगलन विधि कहते हैं, जिसे केमिस्ट्री में हम प्रगलन विधि कहते हैं। ये इससे परिचित थे। यह एक नगरीय सभ्यता भी है, यह एक नगरीय सभ्यता भी है, नगरीय सभ्यता है। नगर किसे कहते हैं? जहाँ पर जनघनत्व, जहाँ पे जनघनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो और आय का साधन, और आय का साधन जो है वो 70% व्यापार वाणिज्य से होता हो, तो उसे हम कहते हैं नगर। तो उसे हम कहते हैं नगर। अगर हम इसका विस्तार देखें, नगर का अगर हम विस्तार देखें तो नगर का जो विस्तार है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम देश देखें, ये किन किन देशों में पाया जाता है, तो ये 3 देशों में पाया जाता है। पहला अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान और तीसरा भारत। अब क्या है, अफगानिस्तान में भी 2 जगह पाया जाता है। पहला है सुरतगोई, दूसरा है मुंडी गौक, उसके बाद सुरतगोई में ही हमें नहरों का प्रमाण मिला था। नहरों का प्रमाण आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे पहले कहाँ मिला था? वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला था। नहर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिंचाई होती होगी। अब पाकिस्तान में क्या है? 3 क्षेत्र हैं। पहला है बलूचिस्तान, दूसरा है सिंध और तीसरा है पाकिस्तान वाला पंजाब। उसके बाद भारत में कहाँ पाया जाता है, ये हम अलग समझेंगे। भारत में कहाँ पाया जाता है? ये गुजरात में। भारत में ये गुजरात में इसके साइट्स पाए जाते हैं। गुजरात में भी 2 चीज़ें हैं, कच्छ की खाड़ी और दूसरी खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में 2 आते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट, धौलावीरा और देशलपुर आते हैं। ये है इसका नगरीय सभ्यता के बारे में जो हमें देखने को मिलता है। ये जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में पाया जाता है। अफगानिस्तान में सुरतगोई, मुंडी गौक, सुरतगोई में नहरों का प्रमाण मिलता है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान वाला पंजाब में पाया जाता है। भारत में गुजरात है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में आर्कियोलॉजिकल साइट मिलती है, जहाँ पर कच्छ की खाड़ी के अंदर धौलावीरा, देशलपुर हमें देखने को मिलता है। और इसका जो विस्तार की बात करें तो वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर हम दिशाओं के आधार पर बात करें तो हम इसको दिशाओं के आधार पर भी बांट सकते हैं। दिशाओं के आधार पर भी हम इसे बांट सकते हैं। तो अगर हम दिशाओं के आधार पर बात करें तो पहला है मांडा, ये है कश्मीर में। उसके बाद क्या है? कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर। उसके बाद दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में दायमाबाद, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये क्या है? प्रका नदी के तट पर। ये है प्रका नदी के तट पर। उसके बाद अगर हम
पश्चिम में बात करें तो आलमगीरपुर, ये कहाँ है, यूपी में, और ये कहाँ पर, किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम अगर इधर बात करें तो ये है सुत्काडोर, सुत्काडोर, ये है दास्क नदी के तट पर, ये है दास्क नदी के तट पर, और ये है कहाँ पर, ये है बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो ये है इसका दिशाओं के आधार पर हमने देखा कि मांडा कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर, फिर आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी के तट पर, दायमाबाद महाराष्ट्र प्रगा नदी के तट पर, सुत्काडोर जो है दास्क नदी के तट पर, वो भी कहाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की, इसे हम कहते हैं मृतकों का टीला। यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार पूछा हुआ मृतकों को टीला किसे कहते हैं, तो वो है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, और ये कहाँ पर पाया गया है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और नदी भी कौन सी है, सिंधु नदी, नदी भी कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो है दायां तट, सिंधु नदी का दायां तट। अब इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता कौन है, ये है राखलदास बनर्जी। इसके खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी। और उस समय चेयरपर्सन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल। अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल थे। उत्खनन कार्य इसका जो हुआ था, उत्खनन कार्य इसका जो हुआ था वो हुआ था 1922 में, 1922 में। इसके अन्य नाम क्या हैं, इसके भी कई सारे नाम हैं। इसके अन्य नामों में पहला नाम आता है स्तूपों का नगर, मोहनजोदाड़ो को ही कहते हैं क्योंकि इस समय में कई सारे स्तूप बनाए गए थे। दूसरा इसे कहा जाता है रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा। और तीसरा इसे कहा जाता है, इसे रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है। इसके दो ही नाम हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रमाणों की, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रमाणों की। तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ये सिंधी भाषा का एक शब्द है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला। ये नदी सिंधु नदी का दायां तट है। खोजकर्ता इसके हैं राखलदास बनर्जी, अध्यक्ष हैं जॉन मार्शल। उत्खनन कार्य 1922 में हुआ। इसके अन्य नाम है स्तूपों का नगर, रेगिस्तान का बगीचा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है तो मोहनजोदाड़ो, अगर आपसे ऑप्शन में दे दे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, तीन और ऑप्शन होंगे तो उसमें आप टिक लगाएंगे मृतकों का टीला। अब हम इसके देखते हैं प्रमाण कहाँ, हमें इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं। ये भी मोहनजोदड़ो में ही चल रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके प्राप्त प्रमाण। अब हम इसके देखते हैं प्राप्त प्रमाण। तो पहला है इसका स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार था। अगर हम चित्र की भाषा में समझे इसको तो ये एक स्नानागार है। ये इसकी जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर और दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर, और यहाँ पर नाली थी जिससे पानी बाहर जाए, यहाँ पर कुआं था जिससे पानी आता था, इसमें पानी आता था। और ये जो इसकी सतह है, सतह जो है ब्यूटी मिनस की बनी हुई होती थी, ब्यूटी मिनस की बनी होती थी ताकि इसकी सतह पर पानी का रिसाव ना हो। किस लिए होता था, पानी का रिसाव ना हो। उसके बाद क्या है, यहीं पर हमें
भवन देखने को मिलते हैं, भवन देखने को मिलते हैं। इन्हें कहा जाता था, ये जो भवन हमें देखने को मिलते हैं इन्हें कहा जाता था पुरोहित का आवास, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। यहाँ पर क्या होता था, कपड़े बदलने का काम होता था, कपड़े बदलने का, कपड़े बदले जाते थे, कपड़े बदलना यहाँ पर होता था। क्योंकि आज भी हम अगर, और इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे जॉन मार्शल। अगर हम आज भी देखें, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें स्नानागार देखने को मिलता है, नदियाँ मिलती हैं, फिर वहाँ से हम निकलते हैं, फिर वहाँ पर भवन होता है जहाँ पर हम कपड़े बदलते हैं। तो ये रीति रिवाज आज भी हमें देखने को मिलता है। ये पहला है इसका स्नानागार। दूसरा जो हमें इसका प्राप्त प्रमाण है वो है 20 स्तंभों वाला, 20 स्तंभों वाला सभा भवन, 20 स्तंभों वाला सभा भवन देखने को मिलता है। इसकी खोज करता है मैके। आपसे खोजकर्ता का नाम पूछ सकता है, तो इसके खोजकर्ता है मैके। उसके बाद तीसरा है, यहाँ पर कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति इसका प्रमाण है। चौथा, यहाँ पर कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का मिलने का मतलब है कि यहाँ के लोग धातु को पिघलाना जानते थे, धातुओं के मिश्रण को जानते थे, और ये इसके यानी कि केमिस्ट्री में हम जिसे प्रगलन विधि कहते हैं, ये प्रगलन विधि को भी समझते थे। उसके बाद ये नर्तकी की मूर्ति जो बनाई कैसे जाती थी, वो सांचे में ढालकर बनाई जाती थी, सांचे में ढालकर बनाई जाती थी, सांचे में ढालकर बनाई जाती थी। और कौन सी विधि प्रयोग की जाती थी, मधु छिष्ट विधि प्रयोग में लाई जाती थी। अब चौथा क्या है, यहाँ पर बेलनाकार मोहरे मिली हैं हमें, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे हमें देखने को मिलती हैं। वो किस आकृति की थी, वो कुछ इस तरह से थी, वो कुछ इस तरह से थी। और ये जो मोहरे थी ये सुमेरियन सभ्यता में देखने को मिलती थी, सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित थी ये मोहरे, सुमेरियन सभ्यता में ये प्रचलित थी मोहरे। और ये इनका आकार क्या था, चौकोर था, यानी कि वर्गाकार, यानी कि वर्गाकार था। इससे हमें ये समझने को मिलता है कि इस समय के लोग जो थे, मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध ये रखते थे, इनके साथ ये व्यापारी संबंध थे। तभी तो हमें सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित मोहरे, यहाँ पर बेलनाकार मोहरे देखने को मिलती हैं। और अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन है, समकालीन सभ्यता कौन है, तो वो सभ्यता है आपकी सुमेरियन सभ्यता, ये समकालीन सभ्यता है। उसके बाद पांचवा जो हमें इसका रिसोर्स जो प्रमाण मिलता है, पांचवा जो है वो है यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार देखने को मिलता है हमें, सबसे बड़ा अन्नागार हमें देखने को मिलता है। अन्नागार, इसलिए अन्नागार का मतलब होता है अन्न को एकत्रित करने वाला स्थान। तो हमें सबसे बड़ा अन्नागार यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी ईंटों का प्रयोग हुआ है इसको बनाने में, सबसे बड़ी ईंटों का प्रयोग हुआ है इसको बनाने में, इसको बनाने में सबसे बड़ी ईंटों का प्रयोग हुआ है। और सिंधु घाटी की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो यही है, सबसे बड़ा अन्नागार ही सिंधु घाटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ये सबसे बड़ा अन्नागार जो है इसे सबसे बड़ी बिल्डिंग कहा जाता है। और यहाँ पर ही सबसे बड़ी ईंटों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया था। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता पे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं इसके बाद हड़प्पा सभ्यता पे, अब हम आते हैं हड़प्पा पे। हम एक एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स पकड़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ताकि एक भी फैक्चुअल टॉपिक, एक भी फैक्चुअल जो टॉपिक है वो आपसे ना छूटने पाए, और आपसे क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछे तो आप उसे कर लीजिए। तो अब हम आते हैं हड़प्पा पे।
हड़प्पा पे। ये एक टीला था, इसकी जो खोज है, इसकी जो खोज है, ये एक टीला था, इसकी खोज 1826 में, इसकी खोज 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उस समय भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, तो इन लोगों ने उतने उस समय पर ये ध्यान नहीं दिया था कि हम अगर इसका उत्खनन कार्य करवाएं तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा, हमें आज की सभ्यता के बारे में जानने को मिलेगा। उस समय पर तो ये इन्होंने कुछ नहीं करवाया, लेकिन बाद में 1921 में, बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य किया, उत्खनन कार्य किया। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस समय पर अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर क्या है, इसके भी कई सारे नाम हैं, इसके भी कई सारे नाम हैं। पहला नाम है इसका प्रशासनिक नगर, प्रशासनिक नगर, जाहिर सी बात है यहाँ का प्रशासन अच्छा रहा होगा। दूसरा नाम है तोरण द्वारका नगर, तोरण द्वारका नगर। और तीसरा है अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर इसे कहा जाता है। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी जिला में है, जो रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत, पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी जिला है, जो रावी नदी के बाएं तट पर है, बाएं तट पर स्थित है। अब हम इसके प्रमाण देख लेते हैं कि इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। पहला, यहाँ पर तांबे की इक्का गाड़ी थी, तांबे की इक्का गाड़ी थी। दूसरा, तांबे की बनी मानव की आकृति, तांबे की बनी मानवाकृति, तांबे की बनी मानवाकृति। उसके बाद क्या है, एक विदेशी को इन्होंने लकड़ी के ताबूत में दफनाया। उसके बाद हमें यहाँ पर कब्रिस्तान, आप तो जानते ही होंगे कब्रिस्तान क्या होता है, यहाँ पर कब्रिस्तान मिलते हैं, वो भी 3। पहला माउंट एबी टीला, दूसरा माउंट एफ, तीसरा RH-37। उसके बाद यहीं पर हमें देखने को मिलता है हड़प्पा में ही श्रमिक आवास का प्रमाण, यहीं पर हमें देखने को मिलता है। तो ये थी हड़प्पा के बारे में कुछ बातें। अब यहाँ पर तांबे का जिक्र हुआ है, तो नवपाषाण काल के बाद की जो सभ्यता विकसित हुई थी उसे हम ताम्र पाषाण कालिक सभ्यता कहते हैं। और बाद में तांबे का प्रयोग होने लगा था, तांबे के प्रयोग के साथ साथ अन्य धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था। स्टोन एज में मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ उस चीज़ को कि जब नवपाषाण काल का आरंभ हुआ था और उसके बाद जो युग आया वो ताम्र पाषाण कालिक युग आया, वहाँ पर तांबा का प्रयोग धातु के रूप में किया जाने लगा और तांबा जो था उसे परिष्कृत धातु के रूप में यूज किया जाता था। तो ये था हड़प्पा के बारे में, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है हड़प्पा के बारे में। अब हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में।
अब हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में, तो कालीबंगा को क्या कहते हैं, यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिलती थी। काले रंग की चूड़ियाँ मिलती थी। खोजकर्ता कौन है इसके? अमलानंद घोष। उत्खनन कार्य किसने किया था? उत्खनन कार्य किया था बी लाले के इतिहासकार हैं इन्होंने, और बी के थापर ने उत्खनन कार्य किया था। और ये कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर। घग्गर नदी के बाएं तट पर। अब इसका प्रमाण क्या क्या है? इसका प्रमाण क्या क्या है? यहाँ पर युगल समाधि देखने को मिलती है। युगल समाधि देखने को मिलती है। ये 3 जगह पर मिली है, कालीबंगा, लोथल और तीसरा बनावली। युगल समाधि का मतलब होता है कि एक साथ किसी जोड़े को दफनाया जाना। वो जोड़ा कोई भी हो सकता है। दूसरा है यहाँ पर अग्निवेदियाँ मिलती हैं। अग्निवेदियाँ मिलती हैं और यहाँ पर ये जो अग्निवेदियाँ मिली हैं ये 7 चबूतरों पर बनी है। 7 चबूतरों पर बनी है। अग्निवेदियाँ मिलने का मतलब है कि यहाँ पर यज्ञ होता था, यहाँ के लोग यज्ञ से परिचित थे, यानी कि धर्म का जो कर्मकांडी स्वरूप था, धर्म का कर्मकांडीय स्वरूप जो था, इससे ये लोग परिचित थे। उसके बाद क्या है? तीसरा प्रमाण है, यहाँ पर हमें कृषि का भी प्रमाण मिलता है। कृषि का प्रमाण मिलता है। वो कैसे? हमें यहाँ पर जुते हुए खेत मिले प्रमाण के तौर पर। और यहाँ की मुख्य फसल क्या थी? चना मुख्य फसल थी और सरसों सहायक फसल थी। आज भी हम देखते हैं तो सरसों सहायक फसल के रूप में ही उगाते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पहली बार बहुफसलीकरण की व्यवस्था देखने को मिलती है। बहुफसलीकरण उसे कहते हैं जहाँ पर एक खेत में एक से अधिक अनाजों को उगाया जाता है, वहाँ उसको बहुफसलीकरण कहते हैं। उसके बाद क्या है? रोजदी एक जगह है गुजरात में। यहाँ पर हमें 9 प्रकार के अनाज मिले हैं। 9 प्रकार के अनाज मिले हैं। यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में 2 फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती थी। पहली है गेहूँ, दूसरी है जौ। अगर आपसे पूछ दे सिंधु सभ्यता में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें, तो पहली है गेहूँ, दूसरी है जौ। ठीक है। उसके बाद क्या है? यहीं पर हमें पक्की सड़क देखने को मिलती है। दूसरा कच्चे ईंट के मकान। उसके बाद छठा, मकान के फर्श में अलंकृत ईंटों का उपयोग मिलता है। अलंकृत ईंटों का उपयोग देखने को मिलता है। उसके बाद 7वां हमें जो देखने को मिलता है वो है लकड़ी की नाली का प्रमाण। लकड़ी की नाली का प्रमाण।
लकड़ी की नाली का प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि उस समय की जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी थी वो कितनी विकसित थी कि उन्होंने लकड़ी की नाली बनाई थी। और हम आज की डेट में ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम ईंटों की नालियाँ बनाते हैं ईंटों का यूज़ करके। तो हमारी जो अगली आर्कियोलॉजिकल साइट है वो है लोथल। हमारी जो अगली आर्कियोलॉजिकल साइट है वो है लोथल। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने। एस.आर. राव ने। ये भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है। इसके भी कई सारे नाम हैं। इसके दो ही नाम हैं बेसिकली। पहला इसे लघु हड़प्पा कहते हैं और दूसरा इसे हम कहते हैं लघु मोहनजोदड़ो। लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ये बंदरगाह का नगर भी इसे कहा जाता है। बंदरगाह नगर भी इसे बोला जाता है। यहाँ पर बंदरगाह नगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि व्यापार जो है दो तरीके से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो तरीके से हो सकता है, या तो वो जल मार्ग से हो या स्थल मार्ग से हो। तो यहाँ पर बंदरगाह पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके प्रमाणों की बात करें। अगर हम इसके प्रमाणों की बात करें कि इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं हमें लोथल के, तो पहला जो है फारस मुद्रा। फारस की मुद्रा देखने को मिलती है, यानी कि आज का जो भारत ईरान संबंध है वो आज का नहीं है, वो एंशिएंट हिस्ट्री से चला आ रहा है। दूसरा है लकड़ी का अन्नागार हमें देखने को मिलता है। लकड़ी का अन्नागार देखने को मिलता है। तीसरा क्या है? लकड़ी का अन्नागार देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर वृत्ताकार अग्निवेदियों का प्रमाण। उसके बाद चौथा जो प्रमाण हमें मिलता है वो यहाँ पर हमें युगल समाधान देखने को मिलता है। युगल समाधान। अभी हमने युगल समाधान कहाँ देखा था? वो कालीबंगा में देखा था। दूसरा हमने कहाँ देखा है? यहाँ पर देखा है लोथल में, लोथल के अंदर। तो ये युगल समाधान हम दो जगह पर देखने को पाते हैं, पहला कालीबंगा और दूसरा बनावली। उसके बाद यहाँ पर क्या है? चक्की के दो भाग हमें देखने को मिलते हैं। वो चक्की जहाँ पर आटा पिसाया जाता है, इस चक्की के दो भाग मिलने का मतलब है कि ये लोग अनाज को उगाना भी जानते थे, उसको पिसाना भी जानते थे और पकाकर खाना भी जानते थे। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर जो छठा प्रमाण है वो है मकानों में दरवाजे और खिड़कियाँ सामने की ओर खुली हुई होती थी। सामने की ओर खुली हुई पाई गई। और उसके बाद क्या है? यहाँ पर ही मम्मी की मूर्ति भी पाई गई। मम्मी की मूर्ति भी पाई गई। अब हम बात करते हैं अगले आर्कियोलॉजिकल साइट की। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। धौलावीरा। ये भी कहाँ पर है? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। यहाँ पर क्या है?
ये 3 भागों में बटा हुआ है। तीन भागों में बटा हुआ है। मकान, मकान जो है 3 भागों में बटा हुआ है, ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 भागों में बटा हुआ है। और ये सफ़ेद पत्थर के बने हैं, सफ़ेद पत्थर के बने हैं, यानी कि वाइट स्टोन का प्रयोग किया गया। यहाँ पर वाइट स्टोन का प्रयोग किया गया। यहीं पर हमें जो है खेल के मैदान देखने को मिलते हैं, खेल के मैदान देखने को मिलते हैं, लेकिन कौन से खेल होते हैं इसका हमें पता नहीं है, इसके बारे में रिसर्च होना अभी बाकी है। उसके बाद हमें यहीं पर सिंचाई का साधन देखने को मिलता है, सिंचाई का साधन देखने को मिलता है। यहीं पर हमें तालाब का प्रमाण मिलता है, तालाब का प्रमाण देखने को मिलता है। और यहीं पर शाइन बोर्ड पर लिपि के प्रमाण भी मिलते हैं। अब देखो तालाब कहाँ पाया जाता है, दक्षिण भारत में। वहाँ पर क्या होता है कि पानी जब बरसता है तो वहाँ पर जल एकत्रित किया जाता है तालाब के फॉर्म में, ताकि सिंचाई की जाए। लेकिन उत्तर भारत में क्या होता है, गंगा यमुना ये नदियाँ पाई जाती हैं, और ये साल भर नदियाँ पाई जाने वाली हैं, यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता, तो इसलिए यहाँ पर हमें तालाब ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम अपनी अगली आर्कियोलॉजिकल साइट पर चलते हैं। हमारी जो लास्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है वो है बनावली। बनावली ये कहाँ पर है, हरियाणा में। इसे हम कहते हैं रईसों का शहर। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग वाश बेसिन का प्रयोग करते थे, जैसा कि हम वर्तमान काल में करते हैं। और यहीं पर हमें जो है मिट्टी का हल देखने को मिलता है, हल देखने को मिलता है। तो अब देखिए उस समय पे लोग वाश बेसिन का प्रयोग करते थे, जो कि हम आधुनिक काल में करते हैं। तो इसलिए बनावली जो हरियाणा में पाया जाता है, इसको रईसों का शहर बोला जाता था। अब हम कुछ पुरातात्विक स्थल देखेंगे और उससे प्राप्त प्रमाण देखेंगे। पुरातात्विक स्थल और उनसे प्राप्त प्रमाण। तो पहला है मांडी, ये है यूपी में, यहाँ पर हमें टकसाल देखने को मिलता है। दूसरा है रोजदी, ये है गुजरात में, यहाँ पर 9 प्रकार के अनाज के प्रमाण मिलते हैं, 9 प्रकार के अनाज के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद तीसरा है रंगपुर, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। यहाँ पे धान की भूसी के प्रमाण मिलते हैं, धान की भूसी के प्रमाण देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या है, चन्हू दड़ू, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, काजल, सुरमा, पाउडर, यानी कि यहाँ के लोग सौंदर्य प्रसाधन के बारे में जानते थे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। उसके बाद यहाँ के हम समाज की बात करें अगर, अब हम आते हैं समाज पे। तो समाज जो था मात्र सत्तात्मक था, समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। और यहाँ पे जो स्त्री की दशा थी, स्त्री की जो दशा थी बहुत अच्छी थी, स्त्री की दशा बहुत अच्छी थी। महिला प्रधान यहाँ पर सब कुछ था, महिला प्रधान सब कुछ था। धर्म के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे थी और कोई प्रथा नहीं थी इस समय पे।
जैसे पर्दा प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, इस टाइप की कोई प्रथा यहाँ पर नहीं थी। अगर हम स्त्रीकरण देखें यहाँ पर तो 4 स्तर था। पहला था पुरोहित, दूसरा था योद्धा, तीसरा था व्यापारी, चौथा था श्रमिक या दास। ये हमें समाज के 4 स्तरीकरण देखने को मिलता है। आज का अगर हम समाज देखें तो आज का समाज जो है पितृसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान है। उसके बाद यहीं पर जो है अगर इसके कला की बात की जाए, अगर इसके कला की बात की जाए तो यहाँ पर स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, उसके बाद यहाँ पर हमें मूर्ति कला और चित्रकला देखने को मिलती है। चित्रकला देखने को मिलती है। स्थापत्य कला में क्या था? स्थापत्य कला में जो है, स्थापत्य कला जो था हम देख ही चुके हैं। यहाँ का नगर नियोजन, नगर नियोजन देख ही चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कि कैसा था नगर नियोजन। हम मूर्ति कला की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह की मूर्ति बनाई जाती थी। प्रस्तर मूर्ति, दूसरी धातु की बनी मूर्ति और तीसरी मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी की बनी मूर्ति यहाँ पर बनाई जाती थी। और अगर हम इसके चित्रकला की बात करें तो यहाँ पे 70% जो चित्र पाए जाते हैं वो पशु और पक्षियों के पाए जाते हैं। और अगर हम सबसे अधिक चित्र बात करें कहाँ किसके पाए जाते हैं तो गौरैया के। सबसे अधिक चित्र जो हैं हमें गौरैया के मिलते हैं। और अगर हम इंसानों में बात करें तो 70% जो मूर्तियाँ थी वो महिला की बनी थी और 30% जो है पुरुषों की बनी थी। तो इससे भी प्रूफ हो जाता है कि उस समय का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। और अगर हम मोहरों पर चित्रों की बात करें, मोहरों पर चित्र की बात करें, मोहरों पर किसका चित्र था तो यहाँ पर एक श्रृंगी पशु का था। एक श्रृंगी पशु का चित्र हमें मोहरों पर देखने को मिलता है। ये चित्रकला का हमें देखने को मिलता है, चित्रकला। अभी हमने नगर नियोजन वाला टॉपिक हमसे छूट गया है, तो हम नगर नियोजन तो समझ लिए, हम इसके नगर व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि हमने स्थापत्य कला में नगर नियोजन की बात करी है। हमने नगर नियोजन तो समझ लिया लेकिन उसकी हमने व्यवस्था नहीं जानी। तो हम नगर नियोजन की बात करते हैं। नगर नियोजन, यहाँ पर नगरों की संख्या है 7। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी। दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी। तीसरा है कालीबंगा। उसके बाद है कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर है, घग्गर नदी के तट पर। उसके बाद है घनावली, कोई नदी नहीं। उसके बाद है धौलावीरा, उसके बाद है धौलावीरा, कोई नदी नहीं। उसके बाद है लोथल, ये जो है भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी गुजरात। उसके बाद आखिरी है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो ये किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर। अब हम बात करते हैं मानव की प्रजातियों की। यहाँ पर 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। काकेशस, दूसरी भूमध्य सागरी, सेवेंटी % लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्य सागरी थे। हम लोग भूमध्य सागरी में ही आएंगे। उसके बाद तीसरा है मंगोलायड, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लोग आएंगे।
उसके बाद है अल्पाइन, यहाँ पर आएंगे दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत वाले यहाँ पर आएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो है आप लिख लीजिए नगर नियोजन है, जो यहाँ पर नगरों की संख्या 7 है। हड़प्पा रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी, घनावली कोई नदी नहीं, धौलावीरा कोई नदी नहीं, लोथल भोगवा नदी, चन्होदड़ो सिंधु नदी के तट पर। मानवीय प्रजातियाँ जो पाई गई वो पाई गई काकेशस, भूमध्य सागरी, 70% लोग यहीं से थे सिंधु घाटी की सभ्यता में, और हम लोग भी भूमध्य सागरी आएंगे। मंगोलायड जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, अल्पाइन जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो अल्पाइन प्रजाति के लोग कहलाते हैं। तो इसी के साथ हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता का टॉपिक समाप्त होता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपको हमने दी, और जो कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने आपको दी। इससे बाहर नहीं आएगा, आप इसे नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर पेपर में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे ऋग्वैदिक संस्कृति की, उसके बाद हम बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म की। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो हमारे इस चैनल के रेगुलर फॉलोवर हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।